करवा चौथ का दिन यानी कि 1 नवंबर 2023 पति की दीर्घायु के लिए पत्नी व्रत रखती हैं और पति के लंबी आयु के लिए कामना करती हैं। और रिश्तों में सबसे जो प्रिय रिश्ता होता है वो रिश्ता होता है बहन का। आज की हमारी कहानी कुछ रिश्तों को तार तार करती, रिश्तों को खून के रंगों में रंगती हुई कहानी है। आज की हमारी कहानी शुरू होती है 2 नवंबर 2023 करवा के एक दिन बाद। उत्तर प्रदेश का एक ज़िला है बागपत। बागपत के शमशान घाट के पास एक सूटकेस पड़ा हुआ था जिसको किसी व्यक्ति ने देखा और फिर उसने पुलिस को सूचना दी। घटनास्थल पर जब पुलिस फोर्स के साथ पहुंचती है तो देखती क्या है कि एक सूटकेस है जिसमें एक लड़की की लाश है जिसको जलाया गया है, लेकिन नीचे की नमी के कारण लाश पूरी तरह से जल नहीं पाई है। ऐसे में पुलिस आसपास जांच पड़ताल करती है कि कोई साक्ष्य, कोई सबूत, कोई तथ्य, कोई आधार मिल जाए जिससे इसी लड़की की पहचान की जा सके, लेकिन कहीं से कोई भी आधार या साक्ष्य प्राप्त नहीं होता है। पुलिस शव का पंचनामा भर के अधजली लाश को सूटकेस सहित हटाकर पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है और सूटकेस को साक्ष्य के तौर पर सुरक्षित रख लिया जाता है। अब अधजली लाश मिली थी, लड़की की पहचान नहीं हो पाई थी। जो भी पहचान के रूप में शरीर का अवशेष प्राप्त हुए थे उन अवशेषों के आधार पर उसकी फ़ोटोग्राफ्स खींची जाती है और वहाँ पर फॉरेंसिक डिपार्टमेंट की टीम को भी बुलाकर तथ्यों को इकट्ठा करने का प्रयास किया जाता है, जो भी आधार या तथ्य या सबूत निकाले जा सकते हों। फिर पुलिस ये युवा लड़की थी जिसकी उम्र 22-23 साल रही होगी। ऐसे में बहुत गंभीरता से इस केस को सॉल्व करने के लिए 4 टीमों का गठन करती है, जिसमें सर्विलांस टीम अलग और क्राइम ब्रांच की टीम को अलग से लगाया जाता है। और यहाँ के जो एसपी थे श्री अर्पित विजयवर्गीय जी, वो सभी टीमों को इनाम के लिए भी बोलते हैं कि जो इस केस को जल्दी से जल्दी सॉल्व करेगा उसे 25,000 रुपये का इनाम भी दिया जाएगा। ऐसे में ये लाश यहाँ पर कैसे आई, कौन लाया, क्या कारण होगा, इसलिए पुलिस सर्वप्रथम सीसीटीवी कैमरों की जांच करती है। लेकिन जहां बागपत के उस शमशान घाट के पास ये सूटकेस पाया गया था वहां पर कोई भी सीसीटीवी कैमरा उपलब्ध नहीं था। 1-1.5 किलोमीटर तक देखने में पता चलता है कि 1 नवंबर की रात में कोई स्विफ्ट डिजायर गाड़ी इधर से गुजरी थी। जब पुलिस 1-2 उसी गाड़ी की लोकेशन और अन्य 1-2 सीसीटीवी कैमरेस में निकलवाती है तो वो गाड़ी का नंबर ट्रेस हो जाता है। और जब गाड़ी का नंबर ट्रेस हो जाता है तो गाड़ी हरियाणा राज्य के पते पर रजिस्टर्ड थी। ऐसे में हरियाणा राज्य का जो पता था वहाँ पर पुलिस पहुँचती है। सोनीपत हरियाणा का एक ज़िला है, वहाँ का एक भैरा बाकीपुर गांव है, वहाँ के एक व्यक्ति के नाम ये गाड़ी रजिस्टर्ड थी। जब उस व्यक्ति को पुलिस उठाती है तो बताता है मैं तो अपने घर से कहीं गया ही नहीं था, मैं तो अपने घर पर ही था, मेरी आप लोकेशन निकलवा लीजिए। लेकिन तो पुलिस उसको पूरा घटनाक्रम बताती है, ये गाड़ी तुम्हारी बागपत में क्या कर रही थी। ऐसे में बताता है कि मेरा एक रिश्तेदार है जिसका नाम पवन है, वो मेरी गाड़ी मांग कर ले गया था और ये भी कहा था कि 1-2 घंटे में गाड़ी वापस कर देगा।
लेकिन जब 1-2 घंटे बाद वो घर नहीं आया तो मैं बार बार उसका फ़ोन मिला रहा था तो उसका फ़ोन स्विच ऑफ जा रहा था। अगले दिन 2 नवंबर को ये गाड़ी हमको वापस मिली है। ऐसे में पुलिस पवन का पता लगाना प्रारंभ करती है। जब पवन के दोस्तों को, मित्रों को, रिश्तेदारों को उठाया जाता है, लेकिन पवन का कहीं से कोई पता नहीं चल रहा था। ऐसे में आपने देखा होगा जब कोई वारदात करता है या अपराध करता है तो वो ये देखता है कि कहीं से मैं फंस ना जाऊं, बचने के बहुत से प्रयास किया करता है। और ऐसे में जिन तथ्यों या घटनाक्रम को वो करता है वो एक ना एक दिन उसको देखने जाता है कि पुलिस कहाँ क्या कर रही है। ऐसे में एक दिन वो जहाँ पर उसने सूटकेस फेंका था वहाँ पर किसी काम से गया था। पुलिस भी उस समय वहीं पर उपस्थित थी। जब पुलिस वहाँ पर तथ्यों की जांच कर रही थी तो देखती क्या है कि एक युवा लड़का वहाँ पर दूर से इस घटनाक्रम को देख रहा है। जब पुलिस पीछे से उसके नज़दीक जाती है और उससे पूछती है कि यहाँ तुम क्यों आए हो, क्यों देख रहे हो, तो पता चलता है ये वही पवन कुमार है जिसकी पुलिस ढूंढने के लिए प्रयास कर रही है। जब पवन कुमार को घर के वहाँ से उठाकर थाने लाया जाता है और उससे पूछा जाता है कि तुम ये गाड़ी लेकर कहाँ गए थे, तो पहले कहता है मैं गाड़ी लेकर गया था, लेकिन इधर उधर की बातों से पुलिस को भरमाने का प्रयास करता है, भ्रमित करने का प्रयास करता है, संशय में डालने का प्रयास करता है। लेकिन बाद में जब पुलिस अपने सख्त रवैये के आधार पर इससे पूछताछ करती है तो ये व्यक्ति टूट जाता है और बताता है कि मेरा मनीषा से कोई लेना देना नहीं था। ये जो है नोएडा का एक सेक्टर 45 का एक गांव है सदरपुर, वहाँ की रहने वाली है और इसके माता पिता की मृत्यु हो गई है। और मृत्यु के बाद इसके जो बाबा थे चरण सिंह, उनकी वो गांव के प्रधान थे। इनकी बहुत सी ज़मीनें नोएडा विकास प्राधिकरण के अंतर्गत आती हैं जो कि करोड़ों रुपए की हैं। ऐसे में पिता और माता की मृत्यु के बाद इसकी प्रॉपर्टी का जो हिस्सा था वो ज़्यादा से ज़्यादा दोनों भाई बहनों के नाम आ गया था। मनीषा का भाई मनीष उर्फ विवेक चौहान और मनीषा उर्फ मिनी, जो मृतका जिसकी लाश सूटकेस में मिली थी, इसका नाम मनीषा उर्फ मिनी था। और इसका भाई मनीष उर्फ विवेक चौहान, जिसके नाम, दोनों के नाम करोड़ों रुपए की ज़मीनें थी। और ये भी बताता है कि मेरा मनीष की जो पत्नी है शिखा, उससे दोस्ती थी, प्रेम था, संबंध थे। और मनीषा को हमारे और शिखा के प्रेम संबंधों के बारे में पता चल जाता है। हम लोग जो फ़ोन पे बात किया करते थे, मुलाकात किया करते थे, इसको शक हो जाता है और वो शक के बिहेव पर वो शिखा के मोबाइल से चैटिंग या कुछ वीडियोस निकाल लेती है जो आपत्तिजनक या सामाजिक नहीं थे। ऐसे में शिखा को जब ये बात पता चलती है तो वो आग बबूला हो जाती है। ऐसे में शिखा और मनीषा की कई बार एक दूसरे से आपस में लड़ाई हो चुकी थी। ननद भौजाई की ये लड़ाई धीरे धीरे मौत का कारण बन जाती है। उधर मनीषा का भाई मनीष कुछ प्लाट जो इसके एनडीए में थे, मतलब नोएडा विकास प्राधिकरण के अंतर्गत थे, उसको बेचना चाहता था। वो भी ये चाहता था कि मनीषा उस पर साइन कर दे जिससे प्लाट को बेचा जा सके और उसको पैसा मिल जाए, तो वो साइन करने से मना कर रही थी। इधर ननद भौजाई की लड़ाई भी हो चुकी थी, तो वो अपना खाना भी गुस्से में अलग बनाने लगी थी। अब मनीषा जो शिखा थी वो बताती है कि ये मनीषा साइन नहीं करेगी और अगर तुमको साइन करवाना है तो कहीं ना कहीं इसको अपने रास्ते से
हटाना पड़ेगा। जब हम लोग इसको रास्ते से हटा देंगे तो जो करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टीज है वो हम लोगों के नाम आ जाएगी, क्योंकि तुमने बहुत बार प्रयास किया है लेकिन ये उसको हटाने के लिए तैयार नहीं है। ऐसे में मनीष भी ये बिना सोचे समझे अपनी पत्नी के बहकावे में आ जाता है और अपनी बहन की हत्या करने के प्लान में शामिल हो जाता है। फिर लेकिन वो कहता है मेरे ये क्षमता नहीं है कि मैं अपनी बहन का कत्ल कर सकूं। ऐसी स्थिति में वो बताती है कि मेरा एक दूर का रिश्तेदार है पवन, वो हमारी मदद करेगा। और शिखा पवन जो कि उसका बॉयफ्रेंड था उसको बुला लेती है। सभी लोग घर में खाना खाते हैं। जब वो बार बार पहले से भी घर आता था तो जानती थी मनीषा, इसीलिए इस चीज़ों से नाराज़ रहती थी कि उसका चालो चलन पवन का सही नहीं था और मनीषा को कहीं से भी पता नहीं चल पाता है और उसके खाने में नशीली दवाएं मिला दी जाती हैं। जब नशीली दवाओं वाला खाना खाने के बाद मनीषा थोड़ी देर में बेहोश हो जाती है और बेहोश हो जाने के बाद प्लान के मुताबिक शिखा और पवन मिलकर रुपट्टे से उसका गला दबाकर मार देते हैं और तब तक दबाए रहते हैं जब तक वह पूरी तरह से मृत नहीं हो जाती है। मृत ना हो जाने के बाद पवन को अंदर पहले से ही वो गाड़ी मांग कर ले आया था और सूटकेस भी इन लोगों ने पहले से ही व्यवस्था कर लिया था। और ऐसे में पवन उस सूटकेस में मनीषा की लाश को डालकर ठिकाने लगाने के लिए निकलता है। ठिकाने लगाते लगाते उसे कोई जगह जब नहीं मिल पाती है तो वह नोएडा से जब बागपत की ओर निकल जाता है तो उसे एक शमशान स्थल दिखाई पड़ता है और शमशान स्थल पर पहुंचने के बाद इसको वहीं पर फेंक कर गाड़ी से पेट्रोल निकालता है और इस पर छिड़कने के बाद आग लगा देता है। जब आग की लौ ज़ोर ज़ोर से जलने लगती है तो ये वहाँ से फरार हो जाता है और फरार हो जाने के बाद वहाँ पर नमी की वजह से ये लाश पूरी तरह से जल नहीं पाई थी और जिस रास्ते से ये स्विफ्ट डिज़ायर जो मांग कर लाया था सोनीपत ज़िले से ले जाता है, वो कार का सीसीटीवी में कैद हो जाना इस केस का खुलासा हो जाता है। संपत्ति के लालच में वह भाभी के अवैध संबंधों की जानकारी होने के कारण इस मनीषा और मिनी की हत्या जैसा कर दी जाती है और हत्या भी उसके भाई, भाभी और भाभी के बॉयफ्रेंड के द्वारा कर दी जाती है। आपने देखा कि इसमें रिश्तों की कोई जगह नहीं है। भाई बहन का पवित्र रिश्ता, रक्षाबंधन या भैया दूज पर जो भाई अपने बहन की सुरक्षा की गारंटी देता है, रक्षा की गारंटी देता है, वही भाई संपत्ति के चक्कर में, लालच में आकर, प्रलोभन में आकर और करोड़ों रुपए की संपत्ति के चक्कर में अपनी पत्नी के बहकावे में वो ऐसे निर्मम केस में मुख्य आरोपी बन जाता है। ऐसे में पवन के बताए अनुसार शिखा को और मनीष उसके विवेक को गिरफ्तार किया जाता है। गिरफ्तार करने के बाद माननीय उच्च न्यायालय में इन लोगों को प्रस्तुत कर जेल भेज दिया जाता है। जब मनीषा गायब हुई थी तो नोएडा सेक्टर 39 में इनके चचेरे भाइयों ने इसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट भी लिखाई थी, क्योंकि मनीषा को इसके अवैध संबंधों के बारे में पता चल गया था और मनीषा ने कुछ वीडियो और कुछ चैटिंग निकालकर अपने अन्य रिश्तेदारों व शुभचिंतकों को दिखाई थी, जिससे जो शिखा थी वो कहीं ना कहीं इसको अपना दुश्मन मानती थी भाभी, और दुश्मनी की वजह से उसने इतना संगीन अपराध कर डाला। लेकिन आज की घटना में आपने देखा होगा कि रिश्तों में
किसी भी रिश्ते की कहीं पर कोई जगह नहीं रह गई है। रिश्तों में आदमी अपने खून का भी खून करने में जरा सा भी संकोच नहीं करता, जरा सा भी नहीं डरता। वह ईश्वर को भी नहीं डरता कि वह क्या करने जा रहा है। लालच, लोभ, प्रलोभन उसको इतना गड्ढे में गिरा देते हैं कि उसको सही गलत का बोध ही नहीं रह जाता। आप सभी लोग ऐसे केसों से बचें, सतर्क रहें, सावधान रहें, जागरूक रहें, दूसरों को भी सावधान करते रहें। मेरा मकसद आपको कहानी सुनाना ही नहीं बल्कि क्राइम से बचाना है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।